चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, ये 25% बढ़ गया है, वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया। मीन्स दोस्तों नया मूल्य मालूम है कि 32 रुपया है, तो प्रारंभ में पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 को मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को अभी से लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। माना कि संख्या जो है x, मान लीजिए आप संख्या क्या है x है। कहता है यदि किसी संख्या के आधे, मीन्स संख्या के आधे में से अगर 1/4 घटा दिया जाए, मीन्स 1/4 कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो 1/8 हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है 1/8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, मीन्स x का वैल्यूज ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों प्रश्न के अनुसार। तो अब दोस्तों यहाँ पे x/2 बराबर यहाँ 1/8 और ये माइनस का 1/4 उस तरफ भेज दीजिए, प्लस का 1/4 होगा। तो दोस्तों यहाँ x/2, 8 4 का एलसीएम दोस्तों यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 कट जाएगा तो 1, 4 दूना 8, 2 आएगा, 2 एकम 2। इस तरह से दोस्तों x/2 बराबर यहाँ 1 और 2 3/8 होगा। इस 2 को उस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर 3/8, 2 भाग में है, गुना में आएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x का वैल्यू दोस्तों ऊपर 3 नीचे 4 में से 3/4 आएगा इसका आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मानना होगा, माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई तो x - 5 मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो जितना लंबा मानेंगे चौड़ाई उससे कम होगा, 5 मीटर कम हो गया। और परिमिति 110 मीटर हो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको x और y नहीं मानना है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि 1 वेरिएबल मीन्स एक पद वाले बहुपद की हम बात, एक चर वाले बहुपद की हम बात कर रहे हैं। इसमें दोस्तों सिर्फ x, चाहे तो x या फिर y या z, यानी किसी भी एक लेटर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक चर वाला बहुपद कहलाएगा और इसी तरह के समीकरण को हम सोल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों परिमिति कहता है, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति दोस्तों होता है, दिया हुआ है 110 मीटर और होता है दोस्तों 2 × l + b, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मान लीजिए बराबर 110 मीटर। अब दोस्तों 2 × लंबाई का वैल्यू जो है मान x है और चौड़ाई का वैल्यू x - 5 है, तो बराबर 110 मीटर। इस 2 को दोस्तों उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर x 2x - 5 और ये 110, 2 को भेज दिया, यहाँ नीचे चला आया, ये गुना में था तो भाग में हो गया दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 हो गया। यहाँ पर 2x बराबर दोस्तों 55 और ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा, प्लस का 5 होगा। इस तरह दोस्तों x बराबर देखिए 55 और 5 60 होगा। ये 2 दोस्तों अगर भाग में आएगा तो नीचे आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 0, मीन्स दोस्तों x का मान 30 मीटर आया। तो दोस्तों हमने लंबाई को, जो लंबाई यहाँ लिखा है अतः करके लिखेंगे, लंबाई बराबर x माना है तो ये 30 मीटर हमारा होगा, जबकि दोस्तों चौड़ाई माना है x - 5, x - 5 ये चौड़ाई माना है।
तो दोस्तों यहाँ पर x का मान 30 माइनस 5, तो ये 25 मीटर चौड़ाई होगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मान दोस्तों इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, ये 25% बढ़ गया है, वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया। मीन्स दोस्तों नया मूल्य मालूम है कि 32 रुपया है, तो प्रारंभ में पहले चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी पहले मूल्य निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों मानना पड़ेगा, माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी पहले जो मूल्य था दोस्तों वो x मान लिया, 100 रुपया है। तो अब जो कह रहा दोस्तों 25% की वृद्धि, तो दोस्तों यहाँ पर तो ये चीनी का मूल्य x है, प्लस x का 25% हुआ होगा वृद्धि। तो दोस्तों ये वृद्धि जब हुआ होगा तो ये प्लस हुआ होगा, प्लस होने के बाद ये कहता है कि ये 32 रुपया हो गया है। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमें तो x का वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स चीनी का प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ x प्लस यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी x से कम x बटे 4 बराबर दोस्तों यहाँ 32। अब दोस्तों यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 को x से गुना किया तो 4x, यहाँ पे 4 कट जाएगा तो x आएगा, x बराबर यहाँ 32। इस तरह दोस्तों 4 और 1 5x हो जाएगा बराबर यहाँ 32। ये बटे में 4 है, उस तरफ भेज दीजिए, इसे भाग में है तो गुना में भेज दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5x बराबर 4 दूना 8 और 3 चौके 12, 128। x बराबर दोस्तों 128, ये 5 गुना में है, उस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, उसको दोस्तों यहाँ 2 बचा, 2 पे 8 28 हो गया, तो 50 25, 3 बचा पॉइंट दिया 30 हो गया, 5 छके 30। मीन्स दोस्तों x बराबर 25 रुपया 60 पैसा चीनी का मूल्य था, ये कह सकते हैं आप। तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य x बराबर 25 रुपया 60 पैसा था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है, यानी 35 कलम खरीदा है और दाम कितना है दोस्तों 60 रुपया। दो तरह के कलम है इसमें। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसे, एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई ये निकालना है दोस्तों। तो माना कि महंगी कलम का मूल्य की संख्या, महंगी कलम की संख्या x मान लीजिए x, और सस्ती कलम की संख्या दोस्तों, तो दोस्तों टोटल कहा था 35। जब भी ऐसा होगा दोस्तों तो पहले में से जितना होगा टोटल में से अगर पहला वाला घट जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला निकल जाएगा। तो अगर पहला जो है कहा x, टोटल मालूम है हमें 35 कलम है, तो 35 में से x घट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रश्न के अनुसार कहा कि यहाँ पर कुल मूल्य 60 रुपया है और एक सस्ती कलम का मूल्य जो है 1.5 रुपया में से 1 रुपया 50 पैसा, और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया। तो दोस्तों महंगी कलम को x माना है, तो यहाँ x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया, और सस्ती कलम को दोस्तों यहाँ जो है 35 माइनस x माना है, तो दोस्तों इसकी जो कीमत है 1 रुपया 50 पैसा है। दोनों का दाम टोटल दोस्तों 60 रुपया है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर दीजिए तो ये 2x प्लस, अब 35 को 15 से गुना करना है दोस्तों, तो यहाँ पे 15 75 के 5, 7 बचा हासिल, 15 से 45 और 7 52। इस तरह दोस्तों एक घर के बाद पॉइंट है तो यहाँ 52 रुपया 50 पैसा, माइनस फिर 1.5 को गुना किया तो 1.5x हो गया बराबर यहाँ 60 रुपये। इस तरह दोस्तों 2x में से यहाँ 1.5x घट जाएगा, मीन्स 1.5x घट जाएगा तो 0.5x आएगा और बराबर यहाँ 60। ये 52 इधर जाएगा दोस्तों तो माइनस का 52.5
अब दोस्तों यहाँ पर 0.5x बराबर यहाँ पर जो दोस्तों घटाने हैं आपको, जबकि पॉइंट के बाद एक डिजिट और दिख रहा है, तो आप जो है एक डिजिट यहाँ बढ़ा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पॉइंट लाइए। अब यहाँ दोस्तों यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 घटाने पर 7, और यहाँ 5 में से 5 घटाने पर कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों इस तरह से x बराबर होगा 7.5 बटे 0.5, यानी एक घर का पॉइंट नीचे भी है दोस्तों, ऊपर भी है, कैंसिल कर दीजिए। अब सिंपल सा ये 5 हो गया, तो यानी 75 बटे 5 आप ले सकते हैं इसको। 5 से कम 5, 5 कम 5, 50 25 मीन्स दोस्तों 15। तो आप ने x का मान निकाला 15, यानी दोस्तों महंगी कलम की संख्या जो है x बराबर 15 होगा। तो अतः करके लिखेंगे, अतः महंगी कलम की संख्या x बराबर 15 है यहाँ पर, यानी 15 पीस कलम जो है महंगा वाला। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2, 3, 5 के अनुपात में, मीन्स दोस्तों जो कोण होते हैं त्रिभुज के, इस कोण को अनुपात में कहा गया है। जैसे मान लीजिए ये कोण 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो दोस्तों तीनों कोण का जो है अनुपात में बताया गया है कि इतने अनुपात में आपस में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इनसे वैल्यू बताना है, मान निकालना है कि इस तीनों कोण का मान कितना है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का अनुपात दिया रहे आपके पास, तो आप पहले अनुपात को लिखिए, और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 मीन्स दोस्तों तीनों कोणों का जो योग होता है, मीन्स अंतः कोण कहलाता है दोस्तों। ये अंदर वाले कोण, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों की बात होती है। तो तीनों अंतः कोणों का योग दोस्तों कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये प्रमेय है, ये थ्योरम है दोस्तों। अब दोस्तों आपको दिया हुआ है 2, 3, 5 के अनुपात में, तो आप x मान करके सबको गुना कर लीजिए। मीन्स 2 को x माने 2x, ये 3x, ये 5x, और बराबर 180 डिग्री। इस तरह दोस्तों 2, 3, 5, 5 10x हो गया, 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर दोस्तों 180 बटे ये 10, 10 चला है नीचे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 18 डिग्री, यहाँ पर x का वैल्यूज आया। जब दोस्तों x का मान निकल जाए, तो आपको ये पता है कि आपने कोण 1 को माना है 2x, क्योंकि अनुपात में था, 2x माना है, तो 2x का मान दोस्तों यहाँ 18, 18 दूना 36 डिग्री, यानी पहले कोण का वैल्यू आया, मान आया। दूसरे कोण को दोस्तों 3x माना है आपने, तो 3x का मान दोस्तों यहाँ 18, 18 3 54 मीन्स दोस्तों यहाँ 54 डिग्री। तीसरा कोण दोस्तों 5x माना है, 5 और x का मान 18, 18 पंचे 90। इस तरह दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चर्चा करते हैं। बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। अब मूल्य ही पता है दोस्तों, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तीन गुनी हो, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप प्रत्येक के लिए x, y, z यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है और मिलने का गलती होने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y, और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या z। इस तरह दोस्तों x प्लस y प्लस z तीनों मिलाकर के जो है कुल मिलाकर 160 सिक्के हैं। एक तो ये बात हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इसने कहा है कि यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। मीन्स दोस्तों 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या z है। z है, ये z होगा। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y
₹5 के सिक्कों की संख्या Z। कहा कि ₹5 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। कहा कि जितना ये ₹5 का सिक्का है इससे ये 3 गुना है। तो दोस्तों बराबर करने के लिए दोनों इसके तरफ जो है 3 से गुना कर दिया, जैसे Z को 3 से गुना कर देते। मीन्स Y का मान दोस्तों यहाँ हो गया 3Z। अब दोस्तों यहाँ पर X प्लस Y और Y का मान 3Z है, आप 3Z लिख लिए, प्लस जो है दोस्तों यहाँ Z बराबर 160। इस तरह दोस्तों X प्लस ये 3 और 1 4Z हो गया, बराबर जो है दोस्तों 160। तो X बराबर होगा दोस्तों 160, ये 4Z माइनस का 4Z यहाँ घट जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद इन्होंने कहा है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। मीन्स दोस्तों टोटल जो मूल्य है ये 300 रुपया है। तो इसके लिए दूसरा एक समीकरण यहाँ पर बना लीजिए कि दोस्तों ₹1 के सिक्कों की संख्या X है, तो X को X से गुना करेंगे, X से कम X होगा। दूसरा ₹2 का 2 है, ₹2 का Y है तो 2 से गुना किया तो Y को दोस्तों तो यहाँ 2Y हुआ। और Z यानी कि ₹5 का Z माना है तो 5Z होगा, बराबर कुल मूल्य होगा दोस्तों 300 रुपया। इस तरह से दोस्तों X का वैल्यू आपको पता हो चुका है कि 60 माइनस 4Z है। आप लिखिए यहाँ पर 160 माइनस 4Z प्लस 2। Y का मान दोस्तों आपने लिखा है यहाँ पर 3Z, यहाँ पर लिखिए 3Z प्लस 5Z तो है ही, बराबर यहाँ 300। इससे दोस्तों यहाँ पर 160 जो है उसको उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ दोस्तों माइनस का 4Z प्लस 2 तिया 6Z प्लस 5Z बराबर यहाँ 300 और 160 इस तरफ से उस तरफ आया तो माइनस का 160। तो यहाँ पर दोस्तों 6 और 5 11Z जो है प्लस का हो गया, 11 में से 4Z घट जाएगा तो 7Z आएगा दोस्तों प्लस का। और यहाँ पर जो घटाएं दोस्तों तो ये 140, तो Z बराबर होगा दोस्तों 140/7, यानी 7 कम 7 7 दूनी 14 में से Z बराबर 20। जैसे Z का मान आता है दोस्तों आप सारे मान को लिख सकते हैं। तो आता है करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आता है लिखिए दोस्तों, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या को आपने X माना है और X का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 160 माइनस 4Z आया है। 160 X बराबर 160 माइनस 4Z, तो 160 माइनस 4Z का मान दोस्तों यहाँ पे 20 आया आपका, 20 रखिए यहाँ। 160 माइनस 20 चौके 80, तो दोस्तों यहाँ पर ये घटाने के बाद 80, जैसे 80 सिक्का ये हो गया, 80 कॉइन यहाँ हुआ दोस्तों X वाला। और Y मीन्स ₹2 के सिक्के को दोस्तों आपने माना है, ₹2 के सिक्के की संख्या को आपने माना है Y, और Y बराबर लिखा हुआ है 3Z, तो यहाँ 3 और Z का मान दोस्तों 20, तो 20 तिया 60, यानी 60 सिक्के आपके हो गए ₹2 के। और ₹5 के सिक्के को दोस्तों आपने माना है यहाँ पर Z और Z यानी 20 सिक्के ये। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी सिक्कों की संख्या को ज्ञात कर सकते। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1, 2, 3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपये रखता है। यदि कुल संपत्ति 2.5 लाख में से दोस्तों 2.5 लाख रुपया की है तो प्रत्येक संतान को हिस्से में क्या मिला। तो दोस्तों यहाँ पर समझना यह है कि टोटल संपत्ति इनके पास 2.5 लाख है, पिता ने अपने लिए रख लिया है 1 लाख रुपया। तो बांटा कितना दोस्तों, तो यहाँ बांटी गई संपत्ति मालूम करेंगे। बांटी गई संपत्ति, बांटी गई संपत्ति दोस्तों 2.5 लाख। अब इस तरह लिखिए 2,50,000 और 1 लाख रुपया जो है ये अपने लिए रखता है। तो घटाना है दोस्तों, तो 1,50,000 रुपया ये जो है बांटता है बच्चों के बीच में, संतान के बीच में। तो पहले संतान को दोस्तों कितना मिलेगा, आप जो है इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं और x भी मान के
बना सकते हैं, क्योंकि आपको 1, 2, 3 के अनुपात में दिया हुआ है। हमने कहा था कि जब भी इस तरह से अनुपात दिया रहे, आप x मान लीजिए, तो पहले संतान को दोस्तों कितना मिलेगा, तो 1 को x से गुना कीजिए तो x मिलेगा। दूसरे संतान को कितना मिलेगा दोस्तों, तो ये 2x मिलेगा, और तीसरे को 3x। इस तरह मान लीजिए दोस्तों 1x, 2x और 3x, यानी कि सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया। बांटना कितना दोस्तों, 1.5 लाख रुपया बांटना है। तो सबसे पहले x का मूल्य निकाल लीजिए, वैल्यू निकालिए। तो 1 और 2 3x, 3 3 और 6x हो गया दोस्तों। 6x बराबर 1,50,000। तो x बराबर दोस्तों 1,50,000 बटे ये 6 चला है नीचे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 3 बचा 6 पंचे 30, यानी 25,000 x का वैल्यू आया दोस्तों। अब दोस्तों ये जैसे x का वैल्यू आता है तो ये आसान हो जाता है। पहले संतान को कितना देना है, फर्स्ट वाले को तो x देना है, क्योंकि एक x गुना करेंगे तो x देना है, मीन से 25,000 रुपये देना है पहले वाले को। दूसरे को कितना देना है दोस्तों, तो दूसरे को देना है 2x, यानी 2x। तो 2 गुना x का मान 25, 25 दूना 50,000 रुपया दूसरे वाले को देना है दोस्तों। तीसरे कितना देना है दोस्तों, तो तीसरे का लिखा है 3x। तो 3x इसका मतलब दोस्तों 3 गुना x का मान 25,000, तो 25 दिया 75,000 रुपया देना। तो इस तरह दोस्तों आप संपत्ति को बांट सकते। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग दिया हुआ है 231, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रथम गुणज प्रथम संख्या दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर x। दोस्तों x माना तो दूसरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पहला x हो गया। दूसरा दोस्तों अगर 11 का गुणज है तो वो 11 11 बढ़ता जाएगा, इसका मतलब दोस्तों x प्लस 11 दूसरा होगा, और तीसरा वाला होगा दोस्तों x प्लस 22 और 11 बढ़ गया। तीनों का योग दिया हुआ है दोस्तों 231। इस तरह दोस्तों x प्लस 11 और यहाँ x प्लस 22 बराबर 231 होगा। फिर दोस्तों यहाँ x 1x 2x और 3x, यानी 3x और 22 11 33 बराबर दोस्तों यहाँ 231 हो गया। तो इस 3x बराबर 231, ये जो 33 है दोस्तों प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। और 33 बराबर 3x बराबर यहाँ 11 में से 3 गया दोस्तों 8, और 12 में से 3 गया 9, यहाँ 1, यानी x बराबर 198 बटे 3 होगा। 3 कम 3, 3 छके 18, 3 छके 18, मीन्स दोस्तों x का मान जो है 66 आया। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम जो संख्या होगा दोस्तों, प्रथम जो गुणज होगा वो x बराबर जो है 66 होगा, और द्वितीय जो होगा दोस्तों, यानी द्वितीय संख्या द्वितीय गुणज जो होगा x प्लस 11 होगा। तो x 66 है और उसके बाद 11, तो दोनों को दोस्तों जोड़ते हैं 77 हो जाता है। और तृतीय तीसरा वाला जो होगा दोस्तों, तृतीय संख्या x प्लस 22 माना है आपने यहाँ, तो x 66 और प्लस 22 मीन्स दोस्तों 88 हो गया। तो इस तरह से आप तीनों मान निकाल सकते। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, मीन्स जो जीतेगा दोस्तों उसको 2 कलम, एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आप, माना कि विजेता छात्र की संख्या x। तो दोस्तों जो विजेता नहीं हुआ होगा, जो शेष हुआ होगा वो कितना होगा, शेष छात्र की संख्या
100 माइनस x, क्योंकि दोस्तों कुल छात्र जो है 100 है और 100 में से विजेता को घटा दें तो दोस्तों ऑटोमेटिक जो है हमारा शेष छात्र निकल जाएगा। अब दोस्तों 120 कलम बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो जीतने वाले को विजेता छात्र को 2 कलम तो 2x होगा दोस्तों, और हारने वाले को 1 कलम यानी 1 गुना ये हारना वाले शेष छात्र में से 100 माइनस x कहलाएगा, और कुल कितना 120 कलम बांटा गया। तो दोस्तों 1 से यहाँ गुना करना है यानी 2x प्लस यहाँ 1 से गुना करें तो 100 माइनस x ही होगा दोस्तों बराबर 120। इस तरह दोस्तों 2x में से 1x घटाने पर 1x आएगा, और यहाँ 120 ये 100 उस तरफ जाएगा माइनस का 100 x बराबर दोस्तों इस तरह से 20 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं दोस्तों अतः विजेता छात्र की संख्या x बराबर 20 है, यानी 20 छात्र इन्होंने जीता है और 80 छात्र शेष थे, यानी उप विजेता कहिए या फिर नहीं जीत पाए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर माना कि रवि का उम्र x वर्ष मान लिया। अब पिता का उम्र दोस्तों क्या होगा, तो इन्होंने कहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है, यानी 3 गुना तो ये x है तो 3 गुना किया और 5 अधिक है, तो 3 गुने से 5 अधिक है यानी 3x प्लस 5 के रूप में है, इतना ये वर्ष है। फिर कहा 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद यहाँ पर लिख लीजिए 5 वर्ष बाद, या सीधा ये अगर लिखते हैं तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 5 वर्ष बाद दोस्तों अगर रवि बढ़ता है 5 वर्ष तो इसका x प्लस 5 हो जाता है। तो दोस्तों साथ में जो है इनके पिता भी 5 साल बढ़ेंगे, यानी कि ये पिता का उम्र है 3x प्लस 5 साल और बढ़ेगा। तो दोस्तों अब जो है कहता है 47 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए, क्योंकि कहा कि 5 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों के उम्र का योग जो है यानी कि सम जोड़ 47 वर्ष होगा। इसको इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमें जो है आंसर आ जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, तो यहाँ x प्लस 5 और यहाँ 3x 5 प्लस 10 हो गया दोस्तों बराबर 47। इस तरह से 3x और 1x दोस्तों यहाँ 4x और यहाँ पर 10 और 5 15 हो गया बराबर 47। 4x बराबर 47, ये 15 उस तरफ जाएगा दोस्तों माइनस का 15, और 4x बराबर 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, x बराबर 32/4, 4 कम 4, 4 8 32, मीन्स दोस्तों x का मान जो है यहाँ पर 8 आया। तो आप कह सकते हैं अतः रवि का उम्र कितना होगा, वर्तमान उम्र मीन्स x बराबर 8 वर्ष। अब फिर पिता का उम्र जो है दोस्तों कितना होगा, तो 3x प्लस 5 कहा है, तो 3x का मान 8 आया है प्लस 5, दोस्तों 3 8 24 और 5 29 यानी 29 वर्ष। इस तरह दोस्तों आप दोनों का मान निकाल सकते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।